जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम इश्तियाक है और आपका इश्तियाक क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक्स को लेकर आए हैं जिसे जानना सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपने देख ही लिया होगा कि आज हम मौलिक अधिकार पढ़ने जा रहे हैं। आखिर ये मौलिक अधिकार है क्या? ये एक ऐसा अधिकार है जिसे जानना सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे फिर वो गांव का बंदा हो या फिर शहर का, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से पढ़ाई कर रखा हो, चाहे वो आर्ट्स से पढ़ा हो, चाहे वो कॉमर्स से पढ़ा हो या फिर वो साइंस से पढ़ा हो। ये अधिकार सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा देश जिस समय आज़ाद हुआ था 1947 में, हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने देखा था कि कैसे भारत के नागरिकों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। और इससे पहले भी कई सारी घटनाएं घट चुकी थी, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी। और फ्रांसीसी क्रांति में किस प्रकार से जनता ने अपने अधिकारों का फ़ायदा उठाया था, ठीक इसी प्रकार से काफ़ी सारी क्रांतियाँ हुई। उस समय जर्मनी का एकीकरण भी हो रखा था। उसी समय हम देखते हैं कि रूसी क्रांति भी हो रखा था। इससे पहले हम देखते हैं कि अमेरिका का निर्माण हो रहा था। यानी कि कई सारी घटनाएं घटित हो चुकी थी। और जो भारत के जो महापुरुष थे ना, उन्होंने इस चीज़ को जांच लिया था कि आने वाले समय में भारत में संविधान तो निर्माण हो रहा है, भारत तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में जो सरकारें होंगी वो किस तरह से कार्य करेंगे या वो जनता को किस तरीके से अपने अधिकारों के तहत रखेंगी, इसे कोई नहीं जानता था। इसी वजह से हमारे जो संविधान सभा के अध्यक्ष, ये संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने निर्णय लिया कि हमें संविधान के अंदर मौलिक अधिकार को जोड़ना पड़ेगा। क्यों? आखिर मौलिक अधिकार को संविधान में क्यों जोड़ना चाहिए? क्या इसे हम अलग नहीं कर सकते थे? अलग कर सकते थे, लेकिन संविधान में जोड़ने से एक फ़ायदा था कि ये एक ऐसा अधिकार बनने वाला था जिसे किसी भी संशोधन के तहत परिवर्तन नहीं किया जा सकता था, कुछ अपवादों को छोड़ करके। यानी कि आपातकालीन जैसे स्थिति में ही इस अधिकारों को संसद द्वारा लिया जा सकता था, वरना किसी भी परिस्थिति में इस अधिकारों को यानी कि मौलिक अधिकारों को रोका नहीं जा सकता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार। अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है ना, आखिर ये आया कहाँ से? तो हमारा, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा संविधान जो है ना विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और जो हमारा संविधान जब हमारा निर्माण हो रहा था तो हमने कई सारे संविधानों को पढ़ा। जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने कई सारे संविधानों को पढ़ा, चाहे वो फिर अमेरिका का हो या फिर वो ब्रिटेन का हो या आयरलैंड का हो या कनाडा का हो, इत्यादि देशों का संविधान पढ़ा, उनको समझा और समझ बूझ करके फिर उन्हीं चीज़ों को अपने बुद्धि के अनुसार अपने हमारे संविधान में पेश किया, भारत के संविधान में पेश किया। इन्हीं में से एक था मौलिक अधिकार, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। यानी कि जो मौलिक अधिकार है ना हमारा, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर हम भाग की बात करें तो इसे भाग 3 में, भारत के संविधान का भाग 3 में इस अनुच्छेद को रखा गया है। आखिर क्या है ये जिसे हम संशोधन नहीं कर सकते? तो इसमें क्या बताया गया? इसमें संशोधन हो सकता है। क्या ये मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन कब? आर्टिकल 352 यानी कि आपातकालीन के दौरान ही इसमें संशोधन कर सकते हैं, या फिर ऐसी स्थिति जब आपातकाल लगा हो देश में, तब इसे स्थगित किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को, वरना किसी भी परिस्थिति में मौलिक अधिकारों को स्थगित नहीं किया जा सकता है। चलिए देखते हैं आगे। मौलिक अधिकार भारत के संविधान का वह अधिकार है जो भारत के लोगों के जन्म के साथ ही मिल जाता है। यानी कि जो मौलिक अधिकार है ना, ये भारत के लोगों को जन्म के साथ ही मिल जाता है। अगर जिसने भारत में जन्म लिया हो या जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त है, उसे मौलिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन अगर आप कहोगे कि विदेशों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, विदेशों को है अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार पूरी तरीके से प्राप्त नहीं है, कुछ कुछ अधिकार प्राप्त हैं, वो हम आगे देखते हैं वीडियो में। ये भारत के लोगों के लिए एक ऐसा अधिकार है जो भारत के सभी लोगों के पूर्ण विकास के लिए जरूरी है, और इसके बिना कोई भी भारतीय व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। यानी कि ये जो अधिकार है, ये भारतीय व्यक्ति जो हैं उनका एक अहम अधिकार है।
इन्हें किसी भी तरीके से स्थगित तो खैर कर नहीं सकते। और जो भारत के जो नागरिक है उन्हें इनका पूर्ण अधिकार है कि इससे इन अधिकारों को हम कैसे विकास करें, क्योंकि हम छोटे रहते तो हमें कुछ पता नहीं रहता हमारे क्या अधिकार है। हम जब बड़े हो जाते तब भी हमें पता नहीं रहता, आखिर पुलिस आती है हमें गिरफ्तार कर लेती है, या फिर हम किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमारे ऊपर पाबंदी लग जाती है। इसीलिए कहा गया है कि इसके बिना कोई भी भारतीय व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। आपको बता दें कि भारत की मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। इससे सबसे पहले इसका जो सबसे पहला विकास है ना, वो ब्रिटेन में 1215 में सम्राट जॉन को ब्रिटिश जनता ने प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए मैग्ना कार्टा कहा था। और इसी को ही भारत में भी संविधान में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी है। अब पढ़ते हैं मौलिक अधिकार क्या है। यह तीसरे भाग भारतीय संविधान के तीसरे भाग से लिया, जैसे कि हमने ऊपर देख लिया है। नागरिकों के लिए प्रदान किए गए वे अधिकार जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते। जैसे कि मैंने बताया था कि सामान्य स्थिति में किसी भी प्रकार से इसे स्थगित नहीं किया जाता, लेकिन वही अनुच्छेद 352 यानी कि आपातकाल की स्थिति में ही इसे स्थगित किया जा सकता है। ये अधिकार सभी भारत के नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जैसे भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं, जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय ना करीब 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब वर्तमान में जो है ना मात्र 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो जो 7वां अधिकार जो हमारा एक मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, हम देखते हैं जो हमारा संपत्ति का अधिकार था ना, उसे 1989 में 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा करके उसे कानूनी यानी कि अनुच्छेद 301 के तहत उसे कानूनी मान्यता प्राप्त हो चुकी है। यानी कि जो 7 अधिकार थे उनमें से एक अधिकार जो था ये संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संशोधन के तहत हमने अनुच्छेद 300A में जोड़ा और इसे कानूनी अधिकार दे दिया। और इसके बाद से हमारे पास मात्र अब जो है 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो अब देखते हैं 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहला, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। और संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32। और ये सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए और अनुच्छेद 246 हाई कोर्ट के लिए। तो आखिर है क्या ये? इन सभी अधिकारों में से 1, 2, 3, 4, 5 अगर इनमें से किसी भी प्रकार का हनन होता है तो ये अधिकार जारी होता है, यानी कि ये रिट जारी किया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 5 रिट जारी होती है जिससे इन अधिकारों को संरक्षण दिया जाता है। अगर हम कहेंगे तो इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा अधिकार? इम्पोर्टेंट तो सारे अधिकार है, लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे अहम अधिकार जो अब ये जिसका पालन करने के लिए सभी को कहा तो जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश अगर कोई इसे पालन नहीं करता है, या फिर कोई पुलिस हो गया या कोई भी अधिकारी जो जनता के यानी कि नागरिक के अधिकारों का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये अधिकारों को जारी करती है, इन अनुच्छेदों को जारी करती है और फिर कहती है कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर अधिकार है क्या। तो इसे हम खैर आगे पढ़ेंगे। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन पॉइंट पे। कहानी है हमारी यहाँ से। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। तो पहला अधिकार क्या है? अनुच्छेद 14, यानी कि ये काफ़ी अहम अधिकार हैं, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी भी है और जानना भी बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समता, यानी कि इसमें क्या क्या? विधि के समक्ष समता, यानी कि जो भारत के लोग हैं, अनुच्छेद 14 के तहत कहा गया है कि जितने भी भारत के लोग या नागरिक हैं सभी के लिए समान कानून होगा। यानी कि अगर संविधान में कोई कानून बनता है या कोई कानून बनाया जाता है तो सभी के लिए समान कानून होगा। अनुच्छेद 14 ये बात कहता है कि यानी कि विधि के समक्ष सभी के लिए समान कानून होगा। दूसरा, अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15
भेदभाव को निषेध करता है, फिर वो चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग या किसी भी जन्म स्थान पे जन्म लिया हो। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, यानी कि विधि के समक्ष समता, यानी कि सभी के लिए समान कानून होगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि भेदभाव निषेध है, यानी कि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समानता है। अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 16 कह रहा है कि आपके पास किसी भी अफसर, यानी कि कोई भी जॉब कर सकते हैं, आप किसी भी पद पर अधिकार पा सकते हैं। अगर आप में काबिलियत है तो आप पा सकते हैं। कुछ अपवाद जैसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण दिया जाता है, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण, इनको छोड़कर आपको जो है आप जो है ना ये अफसर के समानता पा सकते हैं, यानी कि सभी को अफसर की समता है, यानी कि सभी के लिए एक जैसा है पद, चाहे आप प्रधानमंत्री बने, चाहे आप राष्ट्रपति बने, चाहे आप टीचर्स बने, चाहे आप पुलिस बने, आपको कोई नहीं रोक सकता, सभी के लिए समान अवसर है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि उन्मूलन, यानी कि किसी भी जैसे कि हमने आर्टिकल 15 में क्या कहा था, भेदभाव निषेध, यानी किसी के पास साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन अनुच्छेद 17 क्या कहता है, छुआछूत जैसी बीमारियों का अंत है, यानी कि अगर आप किसी से भेदभाव करते हुए भी पाए जाते हैं तो दंडनीय अपराध घोषित होगा, या तो आपको जेल भी हो सकता है या सजा भी मिल सकती है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत कहा गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, बाकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते एक बार आप हम रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष सभी समान हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, सभी को अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत कहा गया। अब ये उपाधियों का अंत कैसे, जैसे कि जब भारत जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय सर की उपाधि दी जाती थी, इत्यादि तरीके से उपाधि दी जाती थी। लेकिन इस समय जो जितने भी भारत आज़ाद हुआ तब हमने अनुच्छेद 18 जोड़ा और उपाधियों का अंत कर दिया। इसके तहत हमने सिर्फ भारत सरकार द्वारा दिए गए जो अधिक ये उपाधि होंगे उसे ही स्वीकार किया जाएगा, वरना किसी को भी नहीं। यानी कि भारत के द्वारा दिए जाते जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया इत्यादि, ये सारी उपाधियां सिर्फ मान्यता रखेंगी। अब हम आते दूसरे अधिकार पे, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो ये सबसे अहम अधिकार है, यानी कि अनुच्छेद 19, यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये अनुच्छेद 19 जो है ना एक ऐसा अधिकार है जिससे ये सिर्फ विस्तार होते ही जा रहा है। विस्तार इतना बड़े पैमाने पे विस्तार होते जा रहा है कि किसी को ये रुक ही नहीं रहा कि आखिर इसका अंत है क्या। जैसे कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि हम मान के चलिए एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि भारत एक संघ है अनुच्छेद 1 में, लेकिन अनुच्छेद 19 क्या है भाई, ये काफ़ी विस्तार होते जा रहा है, धीरे धीरे विस्तार होते जा रहा है। यानी कि बोलने की आज़ादी भी इसी में है, आपको अगर मरना है इसके लिए भी अभिव्यक्ति की आज़ादी इसी के अंदर दी गई है, इत्यादि प्रकार से ये बढ़ रहा है। चलिए आइए शुरू करते हैं, अनुच्छेद 19 क्या है। तो अनुच्छेद 19 जो है ना, ये मूल संविधान में 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अभी सिर्फ 6 हैं। अब इनमें से कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 19A क्या कहता है, अभी बोलने की स्वतंत्रता देता है, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसी समय प्रेस की आज़ादी की बात की गई थी और RTI 2005 आया था। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के हकदार है, यानी कि आप किसी भी प्रकार से किसी से भी आप वो जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो सिर्फ कुछ अपवाद छोड़ के, जो कि भारत सरकार के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन आपसे अगर रिलेटिव है, अगर आप मान के चलिए आपने कोई केस किया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आपको कोई स्टेटस शो नहीं हो रहा, तो आपका हक है अनुच्छेद 19A की तरह आपको इन्फॉर्मेशन है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की तरह आप उससे जान सकते हैं। फिर अनुच्छेद 19B क्या कहता है, यानी कि आप बिना हथियार लिए हुए कहीं भी आ जा सकते हैं, यानी कि शांतिपूर्व बिना हथियारों को एकत्रित होना सभा, यानी कि बिना अस्त्र शस्त्र के आप कहीं भी घूम सकते हैं। तो पहला है बोलने की स्वतंत्रता, इसमें देख सकते हैं। दूसरा हथियारों के एकत्रित बिना आप इधर कहीं भी
आगमन कर सकते हैं। अनुच्छेद सी क्या कहता है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप ग्रुप बना सकते हैं। अभी अगर हम उदाहरण देखें तो एनजीओ भी एक तरीके से का ग्रुप है, दबाव समूह भी ग्रुप है। तो अनुच्छेद 19 सी कहता है कि आप संघ बना सकते हैं। अनुच्छेद 19 डी क्या कहता है कि आप अनुच्छेद डी में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, चाहे आप किसी भी देश में, अब तो खैर आप जम्मू कश्मीर में भी जा सकते हैं, आप भारत के किसी भी राज्य में भी जा सकते हैं, इसका अधिकार आपको अनुच्छेद 19 का बी देता है। अगर हम अनुच्छेद ई की बात करें, अनुच्छेद डी आगमन की बात करता है। अनुच्छेद ई की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, अनुच्छेद 19 ई कहता है। अनुच्छेद 19 एफ क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार, आपके पास संपत्ति का अधिकार है, आप संपत्ति रख सकते हैं। अनुच्छेद 19 जी क्या कहता है? आप व्यापार आजीविका के लिए स्वतंत्र, आप कोई सा भी व्यापार करें, कोई सी भी आजीविका चलाएं, ये आपके ऊपर निर्भर है, इसे कोई नहीं रोक सकता। अनुच्छेद 19 ये कहता है। अब हम एक बार और इसे ये देखते हैं। तो अनुच्छेद जो हमारा अनुच्छेद 19 है क्या कहता है? बोलने की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोले तो आप अच्छी बातें बोले पर बोल सकते हैं। अनुच्छेद 19 बी क्या कहता है? यानी कि बिना हथियारों के एकत्रित होना और घूमने की आज़ादी है। अनुच्छेद सी क्या कहता है? 19 सी का संघ बनाने की आज़ादी है। अनुच्छेद 19 डी का क्या कहता है? आप कहीं भी आ जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 ई का क्या कहता है? आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 एफ क्या कहता है? आपके पास संपत्ति रखने का अधिकार है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 20 की, तो ये एक ऐसा है अनुच्छेद 20 जो कि कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। तो आखिर है क्या? तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी, यानी कि अनुच्छेद 20 में 3 पॉइंट दिए गए, 3 मुद्दे, पहला, दूसरा, तीसरा। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अगर आप अपराध किए हैं या नहीं भी किए हैं तो आपको ये हक है, ये आपको ये अधिकार है कि आप कैसे उनसे निपटेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपको सिर्फ उस अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा, यानी कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगा। अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत जो सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद वाले। यानी कि मान के चलिए आपने जैसे कि आज कोई अपराध किया है तो आपको आज के हिसाब से सजा दिया जाएगा, आज के कानून के हिसाब से सजा दिया जाएगा, ना कि पहले वाला कानून क्या था और बाद वाला कानून क्या था। यानी कि वर्तमान कानून के हिसाब से सजा दिया जाएगा जिस समय अपराध किया गया है। और तीसरे में क्या कहा गया? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो तीसरा क्या कहा गया है कि अगर आपने अपराध कर लिया और आपको पुलिस जोर जबरदस्ती करके गवाही तो ले लेती है कि और स्टेटमेंट लिखवा लेती, साइन करवा लेती, लेकिन आपके ऊपर वो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप न्यायालय में जाके वही गवाही दे जो आपसे पुलिस ने करवाया। यानी कि कुल मिलाकर के आप अपने हिसाब से ही गवाही देंगे न्यायालय में, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अब अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 21, यानी कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको अनुच्छेद 19 में बताया था अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो वैसे ही अनुच्छेद 21 क्या कहता है? आपको जीने का अधिकार है, आपको जीने का अधिकार है, आपको मरने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 21 की तरह आपको मरने का भी अधिकार है, लेकिन वो तभी जब उसकी इजाज़त आपको सरकार देती है या कोर्ट देगी तब। यानी कि आप अगर फांसी भी लगाते हैं ना, तो अगर आप फांसी भी लगाते हैं तो ये आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने इच्छा के अनुसार किया था। लेकिन ये प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, यानी कि आप अपने जीवन के लिए स्वतंत्र है, आप क्या करें क्या ना करें। अगर हम आगे की बात करें, यानी कि इस अनुच्छेद 21 में कुल मिला के क्या है? प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार है, यानी कि इन्हें जीने का अधिकार है, कुल मिलाकर के जीने का अधिकार, यानी कि इन्हें किसी भी अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। आर्टिकल अनुच्छेद 21 का क्या कहता है? अब इसी के तहत कहा एक जोड़ा जाता है 86वां संशोधन 2002 के तहत कि जो भी 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे जो है ना, उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
यानी कि आर्टिकल 21 क्या कहता है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए उन्हें संरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 21 का में, जो कि 86वां संशोधन 2002 के तहत होता है, उसमें क्या कहा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 32 या 32 बोलो, अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण, अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। सबसे पहले क्या, हमने ये क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि अपराध, यानी कि कोई गुनाहगार है, अगर कोई गुनाहगार है तो उसके लिए है ये। लेकिन ये गुनाहगार नहीं, ये गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी के होने के दौरान की बात है, यानी कि गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से, क्या कह रहा है, अगर मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया, यानी कि पुलिस ने मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया, तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। पहला, अगर पुलिस आती है तो सबसे पहले आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उन्हें दंडाधिकार में समक्ष, यानी कि न्यायालय में पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर। तीसरा, कहा गया है कि अपने पसंद का वकील लेने का भी अधिकार है। तो आप इस चीज को एक बार फिर से देख लीजिए। आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराधों के दोष सिद्धि की बात करता है, यानी कि अपराध है, आप अपराधी है या नहीं है, इसके लिए 3 चीज कही गई है। एक अपराध के लिए, सिर्फ एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। अगर अपराध आपने किया है तो वही का, जिस समय अपराध किया था वही सजा मिलेगी जो उस समय के कानून में है। दूसरा, आप न्यायालय में जोर जबरदस्ती से गवाही नहीं देंगे, आपकी इच्छा अनुसार ही गवाही दिया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 22 क्या कहता है, अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि अगर आपको जोर जबरदस्ती से अगर पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो आपसे सबसे पहले 3 अधिकार है कि कारण बताओ कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश किया जाएगा। दूसरा न्यायालय में पेश किया जाएगा। तीसरा, वकील, अपने पसंद का वकील लेने का अधिकार है। अगर इनमें से कुछ भी, आपके इनमें से कोई भी आपके साथ जोर जबरदस्ती किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जा सकता है। अब हम आते हैं शोषण के विरुद्ध, अनुच्छेद 23 से 24। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार, यानी कि श्रम, बलात् श्रम, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी या जोर जबरदस्ती से लिया हुआ श्रम निश्चित ठहराया गया है। यानी कि अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि आप किसी भी मनुष्य के साथ दुर्व्यापार नहीं कर सकते, उन्हें बेच नहीं सकते, उन्हें बेगारी पे नहीं रख सकते, उन्हें जबरदस्ती से काम नहीं कर सकते। ऐसा करने, ये सब उल्लंघनीय है अनुच्छेद 23 के तहत। कुल मिलाकर के अनुच्छेद 23 की अगर बात करें तो मानव व्यापार और बलात्कार, बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 24 की बात करें, अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिशोध कहा है। यानी कि अनुच्छेद 24 में क्या कहा, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने में या जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है कि आप जोर जबरदस्ती से किसी से भी काम नहीं करवा सकते हो, आप उन्हें बेच नहीं सकते हो, बेगारी नहीं करवा सकते हो, या उनके साथ बंधुआ मजदूरी जैसे कार्य नहीं करवा सकते हो, ये सब प्रतिबंधित है। जबकि अनुच्छेद 24 बच्चों के लिए कहता है कि आप किसी 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं आप उन्हें कारखानों में नहीं रख सकते हो, जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 25 से 28 देखते हैं। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, यानी कि अनुच्छेद 25 कहता है धर्म मान्य आचरण प्रसार करने का अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 25 क्या कहता है, आपको धर्म को अबाध रूप से मानना, आचार प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति, यानी कि अनुच्छेद 25 के ही तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। कुल मिलाकर अनुच्छेद 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म में जा सकते हो, किसी भी धर्म में प्रचार प्रसार कर सकते हो। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों को प्रबंध की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करना व विधि समझ संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि यानी कि कोई भी व्यक्ति, यानी कि जो धार्मिक व्यक्ति है वो स्वतंत्र है
अपने धर्म के लिए बोले तो यानी कि संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, वो पोषण के लिए विधि समस्त संपत्ति का अर्जन कर सकता है। अनुच्छेद 25 फिर से करो। अनुच्छेद 25 धर्म की आज़ादी देता है, किसी भी धर्म में आ सकते हो। अनुच्छेद 26 कहता है कि वो धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। राज्य किसी भी ऐसे व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय विशेष धर्म अथवा धार्मिक संपत्ति या उन संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित है। कुल मिलाकर के अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य जो है ना, ऐसे व्यक्ति से कर नहीं ले सकता जो विशेष धार्मिक कार्यों अथवा संप्रदाय के लिए पोषण व्यय कर रहा, उनसे कर नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि राज्य विधि पूर्ण पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 28 कुल मिला के कहता है कि किसी भी राज्य द्वारा जो शिक्षा संस्था बनाई गई है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएगी, वो राज्य द्वारा जो बनाई गई। जबकि शिक्षा नहीं दी, ये 28 क्या कहता है कि किसी भी प्रकार से राज्य द्वारा जो शिक्षा संस्था बनाई गई वो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जबकि अगर हमने यहाँ देखा था अनुच्छेद 25 में, ये अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना किया जा सकता है। जबकि ये क्या कहता है? राज्य, यानी कि राज्य की बात कर रहे हैं। राज्य में कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, इसीलिए राज्य में कहा गया है कि जो भी संस्था होगी राज्य द्वारा जो बनाई जाएगी उसमें किसी भी प्रकार की शिक्षा की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब आते हैं हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 38। तो ये हमारा अब अंत की ओर जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 29 कुल मात्र यही, अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। वह केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण की बात करता है और कहता है कि अगर कोई अल्पसंख्यक है तो उससे उसके उसकी भाषा, जाति, धर्म या संस्कृति के आधार पर शैक्षिक संस्थानों में रोका नहीं जा सकता, उसे अधिकार है वो भी शिक्षा प्राप्त करे। जबकि अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। यानी कि शिक्षा संस्थाओं स्थापना व प्रशासन में भी उनका अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान में जा सकता है पढ़ने के लिए। यानी कि अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण। जबकि अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा का संरक्षण। यानी कि कुल मिलाकर छोटी सी बात करें तो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षाओं का संरक्षण की बात करता है। अब हम आते हैं सबसे अहम पहलू पे। तो हमारा अहम पहलू क्या है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? इसके तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालयों में आवेदन करने का अधिकार प्रदान है। यानी कि मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो अनुच्छेद 32 यानी कि सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है। ये जो रिट जो है ना, रिट कौन सा? यह 5 प्रकार की रिट है। इनमें से पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्ष लेख। तो अगर हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो ये क्या कहता है? जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत या जेल में रखा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति की रिहाई के लिए रिट जारी करता है। तो मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया था अनुच्छेद 20 जिसमें अपराध के दोष सिद्ध यानी कि जोर जबरदस्ती करता है। तो उसमें ये कहा जाता है कि पहला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी किया जाता है, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी रिहाई के लिए रिट जारी करता है। वो रिट कौन सी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब हम बात करते हैं दूसरा
परमादेश। तो परमादेश क्या, ये तब जारी होता है जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, यानी कोई अधिकारी जब अपने कर्तव्यों का पालन ना करे और मौलिक अधिकारों का हनन करे तब इस रिट को जारी किया जाता है, यानी कि परमादेश। अगर हम परमादेश एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये तब जारी होता है जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ना करे। अब हम बात करते हैं प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख, ये रिट तब जारी होता है जब अधीनस्थ न्यायालय में कोई कार्यवाही चलती है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे रोक दिया जाता है, यानी कि ये कार्यवाही अगर चल रही है और कोर्ट इस पर रोक लगा देती है तो इसे प्रतिषेध लेख कहते हैं। लेकिन उत्प्रेषण क्या है, ये तब जारी किया जाता है जब केवल अधीनस्थ न्यायालय में किसी मामले पर कार्यवाही रुक जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला अपने पास मांग लेती है। यानी कि उत्प्रेषण क्या है, यानी कि कोई कार्यवाही चल रही है तो उसे रोक दिया जाता है, लेकिन उत्प्रेषण में कोई कार्यवाही चल रही है और सीधा वो सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा लेती है कि वो कार्रवाई मेरे पास लेके आओ। फिर हम अधिकार पक्ष लेख क्या है, रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति की उस पद के लिए दावेदारी की योग्यता की जांच करता है। यानी कि इसमें कहा जाता है कि रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जो है ना व्यक्ति की उस पद के दावेदारी की योग्यता की जांच करता है जिससे आपने मौलिक अधिकारों का हनन किया है। तो आपने देख लिया है कि अनुच्छेद 32 किस प्रकार से ये रिट जारी करता है और फिर और रिट जारी करने के बाद अपने जो कर्तव्य है उसको बताता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कैसे रोका जाएगा, परमादेश से कैसे बचाया जाएगा, प्रतिषेध से कैसे रोकेगा, फिर उत्प्रेषण से कैसे बुलाया जाएगा, फिर वो अपने पदों की बात की जाएगी। तो हमने देखा मौलिक अधिकार को, आज हमने देख लिया। इसमें कोई गलती हुई हो तो कोई शब्दों में तो मुझे माफ़ करना, और अगर इसका PDF चाहिए तो आपको इस PDF टेलीग्राम स्टैक क्लासेस से भी मिल सकता है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।